बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी एक्सएम एकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने सेकंड मॉक टेस्ट जो है उसे अपलोड किया था। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया था, तो उसे वहां से आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो अब उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया तो कोशिश ये करेंगे पहले उसे अटेम्प्ट करें फिर इस वीडियो को देखें। एनी हाउ, इट्स अप टू यू। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, भी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, तो इसका सम ऑफ एंगल्स होगा 360 डिग्री। इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। उस पॉलीगॉन की जितनी भी साइड है उसमें से 2 माइनस कर दें और जो रिजल्ट आएगा उसे 180 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड होती हैं तो 4 - 2 आंसर 2 आएगा, तो 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 360, बी ऑप्शन आ जाएगा। इन विच क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, ट्रेपीजियम में डायगोनल जो है बाइसेक्ट नहीं करते हैं, बाकी तमाम शेप्स में, रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में, रोम्बस में बाइसेक्ट करते हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विद हाइट एज, हाइट उसकी हमें गिवन है, एज है। द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई उसकी जो साइड है वो पैरेलल साइड्स की लेंथ है। तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये पैरेलल साइड का सम आ गया। डिवाइड बाय 2, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। मल्टीप्लाई हाइट, तो ये हाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसका मतलब इसका आंसर आ गया हमारे पास डी ऑप्शन। यहाँ पे 2 एज से मल्टीप्लाई करते हैं पैरेलल साइड से, हाइट से, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 2 नहीं है, इसके अंदर 2 से डिवाइड होना चाहिए, और ये भी फॉर्मूला गलत। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 11 इंचेस। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर जो है 11 इंचेस है। ये हमारे पास रेक्टेंगल, इट्स विड्थ है 2.5, तो ये इसकी विड्थ है, ये 2.5 है, ये 2.5 है। तो इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो लेंथ दैट मींस इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2.5, तो 2.5 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्रॉस कर देंगे, हमारे पास ये बचती है। अब यहाँ पे इसका सम जो है ये 2.5 और 2.5 दोनों को ऐड करें तो ये 5 हो जाता है। 5 को 11 में से माइनस कर देंगे, बचेगा 6, तो ये इसका इन दोनों का सम जो है वो 6 होना चाहिए। तो 6 चूंकि ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो 6 का हाफ कर देंगे, 3 ये बन जाएगी, 3 ये। अब यहाँ पे हमारे पास इनको अगर हम प्लस करें, 3 + 3 6 होता है, एंड 2.5 + 2.5 5 होता है, तो 6 + 5 11, जो कि ये गिवन पैरामीटर के इक्वल आ गया। सो आंसर हमारे पास आ गया 3 इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द मिसिंग नंबर टू कंप्लीट ईच सम। अब यहाँ पे हमारे पास ये हायर लेवल ऑपरेटर है, इधर ये हायर लेवल ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, और इसमें अब ये 3 प्लस कर देना है और ये 13 को माइनस कर देना है। 48 में 3 प्लस करेंगे 51 बन जाएगा, 51 में से 13 माइनस कर देना है तो ये आ जाएगा 38। इनको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को 38 आ गया। राइट साइड का आंसर 7 × 6 42 होता है। तो 42 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास लेफ्ट साइड 38 के इक्वल आंसर आ जाए, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो आंसर 38 बन जाएगा, एंड 4 इज ए ऑप्शन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो दैट टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब हमने इनमें से ऐसा 4 ऑप्शन है, इनमें से ऐसा नंबर तलाश करना है जो जिससे अगर हम 43 को डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आए वही रिमाइंडर आए जब उसको 91 पे डिवाइड करें, और 183 को भी उसी नंबर से डिवाइड करने से भी सेम रिमाइंडर आना चाहिए। यानी कि तीनों नंबर्स को अगर हम उस नंबर पे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर सेम हो। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 43 और 183 ये तो प्राइम नंबर्स हैं, 91 प्राइम नहीं है, लेकिन 91 7 के टेबल में भी आता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन 43 चूंकि प्राइम नंबर है लिहाजा 43 तो 7 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 91 7 पे डिवाइड होता है पूरा, लिहाजा इसका मतलब दोनों का रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है। 91 डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 होगा, 43 पे को डिवाइड करेंगे 7 पे तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, लिहाजा ये क्रॉस हो गया। सिमिलरली 13 भी 91 को डिवाइड कर देता है, यहाँ पे भी रिमाइंडर इसका पूरा आ जाएगा, बाकी नंबर्स को डिवाइड नहीं करता है। अब हमारे पास बच गई 2 ऑप्शंस, एक 4 की 91 को जब 9 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचेगा, लेकिन 43 को 9 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 4 36, बाकी रिमाइंडर 7 बचता है। लिहाजा यहाँ पे 91 और 43 को 9 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा है, ये भी क्रॉस कर देंगे। सो 4 इज द आंसर, ए ऑप्शन। 43 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो 4 10 are 40, रिमाइंडर 3 बचता है। 91 को करेंगे तो 22 4 are 88, रिमाइंडर 3 बचता है। 183 को जब 4 पे करेंगे
तो ये 4 4 16 एंड 4 5 21, 45 पे जाएगा और मिनट अगेन 3 बचेगा। तो हमारे पास आंसर आ गया ए ऑप्शन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज द फैक्टर ऑफ बोथ। हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों का फैक्टर हो। 60 को भी डिवाइड करे, 126 को भी डिवाइड करे, वो इसका फैक्टर होगा। लिहाजा हम यहाँ पे लिखते हैं जी 60 और 126। इसको हम यहाँ पे ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं बिकॉज दोनों इवन नंबर्स हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 30 are 6, 2 6 are 12 और 2 3 are 6 आ जाएगा। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता बट 3 पे हो सकता है। 3 पे कर देंगे, 3 times are 30, 3 2 are 6, 3 1 are 3। अब ये 10 और 21 ये किसी एक टेबल में नहीं आते, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। लिहाजा इनके फैक्टर सिर्फ होंगे 2 और 3, और 2 और 3 हमने फाइंड करना लार्जेस्ट। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 6। इसका मतलब 6 इज द लार्जेस्ट फैक्टर जो कि 60 को भी और 126 दोनों को डिवाइड करता है एट ए टाइम। 6 इज आंसर हमारे पास, तो 6 इज ए ऑप्शन। स्टूडेंट्स आपको एक चीज बता दूं, आप शायद परेशान हो रहे होंगे ये नंबर्स क्वेश्चन नंबर रैंडम क्यों आ रहे हैं। बेसिकली मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, इजी वन, मीडियम और डिफिकल्ट। तो सबसे पहले हम इजी जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो इजी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया था, इसलिए उनकी जो नंबरिंग है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो बल्कि रैंडम है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 to 7 पे। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। अब ये वो क्वेश्चन है फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनमें बिल्कुल थोड़ी सी कैलकुलेशन है, या डायरेक्ट हम उसका आंसर लिख सकते हैं, या उसमें थोड़ी सी बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड है। समझ आ गया आपको क्वेश्चन, सिर्फ उसका आंसर निकालने के लिए 1 या 2 स्टेप की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। ₹330 इज इन्वेस्टेड फॉर 8 months एट 7%। हमारे पास ये 330 इन्वेस्ट किए हैं, 330 मल्टीप्लाई 8 months है तो 8/12 आ जाएगा, इंटू 7% है तो 7 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। यहाँ पे ये कट जाता है 4 के टेबल में, 4 2s are 8, 4 3s are 12, ये 3 के टेबल में कट जाएगा हमारे पास, 3 11s are 33 और ये 0 इस 0 से कट जाएगा। अब हमारे पास बच गया यहाँ पे 11, 2 और 7। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें 22 होता है, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 मल्टीप्लाई 7 तो ये आंसर आ जाएगा 154। और जब इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा 15.4। तो 15.4 इज द सिंपल इंटरेस्ट, तो आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट में है जी, अ मैन बॉट अ पेंटिंग फॉर 500, several years later he sold it at a profit of 350%। फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है हमने, तो यहाँ पे हमारे पास 500 उसकी कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट है 350%, तो हम इसका प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 350%, परसेंट मीन डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 500। तो ये 2 0 से कट जाएंगे, तो ये 350 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 1050। जब हम 350 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1750 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1750 का उसका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट लेके उसने सेल किया है, तो 500 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, 1750 उसका प्रॉफिट है, तो उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। दोनों को ऐड कर देंगे, 1750 में 500 ऐड करेंगे तो 2250 इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। इफ 9x minus 10 is equal to 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x plus 10। अब यहाँ पे 9x plus 10 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे गिवन है वैल्यू नोन है 9x minus 10 की, तो हम यहाँ पे ये कर देंगे 9x और ये प्लस 10 था, इसमें जो उसने बनानी है ये फॉर्म बनानी है, तो हम -10 इसमें और प्लस 10 खुद से कर देंगे। 9x minus 10 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 34, और 34 में प्लस 10 और ये प्लस 10 20 ऐड कर देंगे, 34 में 20 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 54। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में z minus 3 की वैल्यू 5 है, z स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे z minus 3 की वैल्यू, तो ये 3 इधर जाएगा ऐड हो जाएगा, तो z की वैल्यू 8 आ जाएगी। यहाँ पे z की जगह पे 8 पुट कर दें, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में 3 माइनस करेंगे 61, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 6x minus 3 इक्वल टू 9, तो 6x minus 3 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, यहाँ पे ये भी 6x minus 3 है और ये भी 6x minus 3 जिसका स्क्वायर निकालना है, सो सिंपल 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन में x is equals to 4a plus 9 हमने, एंड y is equals to 16a स्क्वायर, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो y इक्वल टू 16a स्क्वायर, तो हम यहाँ से पहले a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस एक्सप्रेशन से। यहाँ पे हमारे पास x इक्वल्स टू 4a प्लस 9, तो यहाँ से a की वैल्यू चूंकि हमने फाइंड करनी है तो इसका 9 जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 4a इक्वल्स टू x माइनस 9, और ये 4 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा x, a की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 9 ओवर 4। और हमें फाइंड करनी है वैल्यू अब y इक्वल टू 16a स्क्वायर की, तो यहाँ पे a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो है जी x माइनस 9 ओवर 4, और इसका स्क्वायर कर देना। जब ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बन जाएगा नीचे, तो ये 16 यहाँ पे 16 से कट जाएगा, तो x माइनस 9 का स्क्वायर आ जाएगा। x माइनस 9 स्क्वायर इज हमारे पास यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन जो x माइनस a स्क्वायर नहीं बनती है, लेकिन नन की ऑप्शन मौजूद है, सो आंसर इज नन। हम इसको यूं भी कर सकते थे, हमारे पास यहाँ पे ये x इक्वल टू 4a प्लस 9 था, तो हम यहाँ से इसको 4a की वैल्यू निकाल लें, 4a की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 9 आ जाएगा। अब हमें फाइंड करनी y इक्वल टू 16a स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे दोनों साइड पे इसका स्क्वायर कर देंगे, इधर भी और इधर भी, तो ये आ जाएगा 16a स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 9 का स्क्वायर, और 16a स्क्वायर जो y के इक्वल है तो ये y की वैल्यू आ गई। अगेन हमारे पास ऑप्शन नन आ जाएगा। 3x प्लस y इक्वल टू 10 हमें गिवन है, x प्लस y इक्वल टू 6 गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों एक्सप्रेशंस को माइनस कर देंगे। ये 3x प्लस y इक्वल टू 10, इसमें से x प्लस y को माइनस कर देना है, माइनस करने के लिए साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे ये y से y कट जाएगा, 6 में 10 में 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 3x में से x माइनस करेंगे 2x आ जाएगा। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो 4 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर विल बी 2, बी ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ है हमें यहाँ पर, और हमें यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू y की। तो अगेन हमें यहाँ पे माइनस करना होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम माइनस करें जो y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो लिहाजा ये कट जाएगा, तो इस तरह से हम माइनस नहीं कर सकते। हमने x को एलिमिनेट करना है y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने y को एलिमिनेट किया था x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जब हम इस क्वेश्चन में 118 में x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, लिहाजा हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2y आ जाएगा, इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 आ जाएगा। अब इसमें से ये वाली इक्वेशन हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये 2x में से 2x कट जाएगा, 2y में से y माइनस करेंगे y आ जाएगा, 14 में से 10 माइनस किया 4 आ गया। 4 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, बट नन की ऑप्शन मौजूद है, सो आंसर इज नन। नेक्स्ट में है हमारे पास n की वैल्यू, हमारे पास 10 गिवन है, m की वैल्यू 7 गिवन है। हमने 1/m और 1/mn की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये आ जाएगा 1/m की जगह पे आ जाएगा 7 प्लस 1/mn, m और n का मतलब है मल्टीप्लाई कर देना, 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 7 70 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका 70 आ जाएगा, तो 70 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 आएगा। इसी तरह से जब 70 को 70 में डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 11/70। 11/70 यहाँ पे हमारे पास किसी ऑप्शन में नहीं है, अगेन आंसर इज नन। Sarah spent 2/5 of her paycheck on rent. If her rent was 80, how much was she paid? अब उसका रेंट 80 है और वो अपनी सैलरी का 2/5 जो है वो रेंट के लिए पे कर देती है। हमने बताना है उसकी सैलरी कितनी है, तो इसका मतलब ये हमारे पास हुआ ये 2/5 ऑफ हिज सैलरी, 2/5 ऑफ हिज पे इज इक्वल्स टू $80, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ये उसकी रेंट की फ्रैक्शन है और रेंट हमें गिवन है। हमें यहाँ पे उसकी पे फाइंड करनी है। अब पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 5 से इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको कटिंग कर सकते हैं, 2 से 80 को काट दें, ये आ जाएगा 40, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 होता है, 200 इज बी ऑप्शन। एक्सप्रेस इवेल्यूएट द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करना है। यहाँ पे ये हायर लेवल का ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन करनी है और यहाँ पे डिवाइड करना है। यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, -8 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, +7। अब 6 में से 2 माइनस करें 4 होता है, 4 + 7 इज 11, 11 ए ऑप्शन।
कैलकुलेट द एक्सप्रेशन, यहाँ पे अगेन हमारे पास ये हायर लेवल का ऑपरेटर है, ये हायर लेवल का ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 2 करेंगे डिवाइड बाई 4, ये 2 की पावर 2 इज 4, 4 डिवाइड बाई 4 आंसर 1 आ जाएगा। प्लस ये 20 प्लस 8 और ये माइनस 3 2 द 6। अब 20 में 1 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा, उसमें 8 ऐड करेंगे 29 हो जाएगा, 29 में 6 माइनस कर देना है तो आंसर आ जाएगा 23, जो कि बी ऑप्शन है। 60% of a number is 360. Find the 40% of that number. तो यहाँ पे हमें 60% ऑफ नंबर, कोई n कह लें नंबर, वो हमें गिवन है 360, हमें n फाइंड करना है। ये 360 को 60% से डिवाइड कर देंगे। अब हमें उसी नंबर का 40% चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको अब 40% से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ पे ये 40% परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 और 36 होता है, तो 6 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीक्वेंस का क्वेश्चन है। 213, 426 मिसिंग नंबर है, 852 है और ये हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं 213 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का डबल 400 और 13 का डबल 26, यानी कि ये 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगेन अगर हम इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो 426 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52, लेकिन ये 852 तो नेक्स्ट नंबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 नहीं हो रहा, तो यहाँ पे फिर इसका मतलब हम इसको दूसरा ट्राई। अब यहाँ पे 426 में से अगर हम 213 माइनस कर दें, 426 माइनस करें 213 तो आंसर 213 आता है। इसका मतलब 213 में 213 ऐड कर दिया जाए तो आंसर 426 बन जाता है। अब इसी तरह से यही डिफरेंस जो है 213 का, ये नेक्स्ट हमारे पास 426 में ऐड कर दिया जाए, इसको यहाँ पे हमने माइनस किया था, अब इसको नेक्स्ट टर्म फाइंड करें तो इसमें 213 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 639। तो ये 639 यहाँ पे ये ऐड करके हमारे पास आया, यहाँ पे 213 ऐड किया। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास नेक्स्ट टर्म बनती है यही 213 ऐड करने से। तो 639 में हम यहाँ पे 213 प्लस कर देते हैं अगेन, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 852। तो 852 नेक्स्ट टर्म बन गई है, जिसका आंसर इज 639। 639 इज सी ऑप्शन। लुक एट द सीरीज बी सी ई जी। बी सेकंड लेटर होता है, सी थर्ड लेटर है, ई फिफ्थ लेटर है और जी सेवंथ लेटर है। ये 2 3 5 7 जो है ये प्राइम नंबर्स हैं। अब ये 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स हैं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो 11 होगा और 11th पोजीशन पे हमारे पास आता है के आएगा नेक्स्ट, तो ये आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 987 878, तो 987 इसमें से 878 माइनस कर देंगे 878। अब यहाँ पे माइनस करनी है, इधर से बोरो करेंगे 7 रह जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएंगे 17। 17 में से 8 माइनस किया 9 आ जाएगा, 7 में 7 माइनस किया 0 आ जाएगा और 9 में से 8 माइनस किया 1 आ जाएगा, 109। अब ये हमारे पास नंबर आ गई, ये माइनस किया हमने। अब देख इसमें 878 में से जो नेक्स्ट हम फाइंड करनी है वाली हम, तो 878 में से अब हम ये 109 माइनस कर देते हैं। 878 इसमें से 109 माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो 18 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ पे 6 बच गया था, 6 आ जाएगा और 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा जी 769। अब ये वेरीफाई करने के लिए अगेन इसमें से एक दफा 769 में से 109 जो कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आया था, ये डिफरेंस ये हमने यहाँ माइनस किया, इसको दोबारा से माइनस करते हैं तो अगर नेक्स्ट टर्म आ गई तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। माइनस करते हैं ये 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 6, तो 660, तो ये नेक्स्ट टर्म 660 आ गई। सो इसका हमारा ऑप्शन जो है चॉइस थी वो राइट ऑप्शन थी, तो 769 ए ऑप्शन। तो ये थे हमारे इजी क्वेश्चन जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मीडियम। एवरेज एज ऑफ अली नदीम सलमान इज 30 years while average age of Salman Nadeem is 31 years. What is the age of Ali? अब हमारे पास यहाँ पे ये नदीम एंड सलमान इनकी एवरेज एज 31 है, ये 2 पर्सन्स इनकी एवरेज एज 31 है। उसके बाद इनमें अगर अली को इंक्लूड कर ली जाए, शामिल कर ली जाए, तो इनकी एवरेज एज जो है वो कम हो जाती है, यानी कि 30 हो जाती है। सो अली के शामिल होने से एवरेज में जो है वो 1 का डिक्रीज आया है, -1 हो गई है।
जब भी हम एवरेज से स्मॉलर वैल्यू इंक्लूड करते हैं तो एवरेज कम हो जाती है, और एवरेज से लार्जर वैल्यू इंक्लूड करें तो एवरेज इंक्रीज होती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अली की एज जो है वो एवरेज 31 से स्मॉलर है। अब कितनी स्मॉलर हमने फाइंड करनी है? ऑन एवरेज 1 कम है, क्योंकि टोटल 3 पर्सन हो गए हैं, 3 लोग हो गए हैं, अली, नदीम एंड सलमान। सो जो टोटल उसका डिफरेंस होगा वो मल्टीप्लाई 3 को कर देंगे -1 से, यानी कि वो -3 ईयर्स यंगर होगा देन द एवरेज एज। 31 से 3 ईयर्स यंगर मीन 31 में से 3 माइनस कर दें, आंसर इज 28। अली इज 28 ईयर्स ओल्ड, सी ऑप्शन। एवरेज अटेंडेंस of a class on Monday, Tuesday, Wednesday was 37, while average attendance on Monday, Tuesday was 36. What is the average attendance on Wednesday? Wednesday का average attendance क्या है वो हमने बतानी है। हमें यहाँ पे Monday, Tuesday and Wednesday की attendance में given है 37, जबकि Monday and Tuesday की average जो है वो 36 है। So 2 days की average attendance जो है वो 36 है। अगर वेंसडे को शामिल कर ली जाए तो 3 डेज की एवरेज अटेंडेंस जो है वो इंक्रीज होकर 37 हो जाती है, 37 हो जाती है। जिसका मतलब एवरेज में 1 का इजाफा हुआ है, 1 इंक्रीज हुआ, यानी कि +1। सो मंडे की जो एवरेज अटेंडेंस है वो एवरेज से ज्यादा है मंडे के, वेंसडे की अटेंडेंस जो है। तो वेंसडे की अटेंडेंस कितनी ज्यादा है? टोटल चूंकि 3 डेज हो गए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज को, तो इसका मतलब उसकी अटेंडेंस जो है वो 3 ज्यादा है एवरेज से। एवरेज 36 थी, 36 से वेंसडे की अटेंडेंस 3 ज्यादा है, 36 + 3 39, मीन डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इन द क्लास इज 66 इंचेस। द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टीचर इज इंक्रीज बाय ½ इंच। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टीचर? सिर्फ अगर स्टूडेंट्स को लिया जाए, 10 स्टूडेंट्स को, उनकी एवरेज हाइट 66 इंच है। तो 10 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज हाइट है 66 इंच। अगर इन 10 स्टूडेंट के साथ टीचर को भी शामिल कर लिया जाए तो जो एवरेज है वो ½ इंच इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब इसमें इजाफा हो जाता है, मीन पॉजिटिव 0.5, ½ इंच मीन 0.5। अब ये 10 लोग ऑलरेडी 10 स्टूडेंट्स थे, एक टीचर मिल गया, 11 हो गए, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी टीचर की हाइट फाइंड करने के लिए। क्योंकि 10 स्टूडेंट्स और एक टीचर 11 पर्सन, तो 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को, ये 5.5 आ जाएगा। इसका मतलब टीचर की हाइट जो है वो एवरेज से 5.5 ज्यादा है। एवरेज हाइट थी 66, तो 66 में 5.5 ऐड कर देंगे, तो 66 में 5.5 ऐड करने का मतलब है 71.5। सो आंसर इज बी ऑप्शन। टीचर की हाइट जो है वो 71.5 इंचेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ बिलाल कैन शेप 3 surfboards in 50 minutes, how many surfboards can be shaped in 5 hours? अब यहाँ पे 3 सर्फबोर्ड्स को बनाने के लिए 50 मिनट्स का टाइम रिक्वायर है, तो 5 आवर्स में कितना सर्फबोर्ड जो है वो बनाए जा सकते हैं, शेप किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये टाइम मिनट्स में है, जबकि यहाँ पे टाइम आवर्स में है, तो हम इसको मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। तो फिर 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 मिनट्स बन जाएंगे। तो 50 मिनट्स में 3 सर्फबोर्ड्स इन 50 मिनट्स एंड 300 मिनट्स में कितने होंगे वो हमने फाइंड करने हैं। जितना टाइम ज्यादा होगा उतने ज्यादा सर्फबोर्ड जो है वो शेप किए जा सकते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 50 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 6 are 13, 5 6 are 30 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 सर्फबोर्ड्स बनाए जा सकते हैं, मींस डी ऑप्शन इज द आंसर। If the degree measure of the two angles of an isosceles triangle is 1:3, what is the degree of the measure of the largest angle if it is not the base angle? हमारे पास जो लार्जेस्ट एंगल वो बेस एंगल नहीं है। इस तरह से हमारे पास ये शेप, ये बेस एंगल है दोनों जो कि इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये लार्जेस्ट एंगल है जिसकी रेशियो 3 है, और ये दोनों एंगल जो है इनकी रेशियो 1:1 है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये लार्जेस्ट एंगल होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, बेस एंगल 1 का मल्टीपल होंगे, यानी कि 1x होंगे। अब ये 1x + 1x + 3x ये टोटल 5x बन जाता है, और ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम जो होता है हमारे पास वो 180 डिग्री होता है। तो लिहाजा यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 180।
यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 180 को 5 पे डिवाइड करते हुए, वो 36 आ जाएगा। हमें फाइंड करना ये लार्जेस्ट एंगल जिसकी लार्जेस्ट रेशियो है, मीन 3x, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3x में 36 पुट कर देंगे और इन अदर वर्ड्स हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 108, मीन्स बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में a recipe required half pound of shortening and 14 ounce of flour. If the chef accidentally pours 21 ounce of flour, how many ounces of shortening should be added? तब उसमें उसने 14 ounce फ्लोर के लिए हाफ पाउंड शॉर्टनिंग रिक्वायर्ड है और 1 पाउंड में हमारे पास 16 ounces होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ पाउंड में यानी कि 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 8 ounces रिक्वायर्ड होंगे। तो 8 ounces जो है वो शॉर्टनिंग के रिक्वायर्ड है 14 ounces ऑफ फ्लोर के लिए। अब 21 के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी वो हमने फाइंड करनी है। अब जितने ज्यादा फ्लोर होगा उतनी ज्यादा शॉर्टनिंग रिक्वायर्ड होगी, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से और 14 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। 7 से ये कट जाता है और ये 2 4 8, 4 into 3 12 आंसर आ जाएगा जो कि है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी कैन सोल्ड 10 अपार्टमेंट्स एट 13,850 each and 15 apartments at 10,000 each. How much did the company earns in total? टोटल उसने कितना अर्न किया ये हमने बताना है। अब ये 10 अपार्टमेंट्स हैं 13,850 के, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 138,500। ये 15 अपार्टमेंट्स है 10,000 के हिसाब से, तो 15 इंटू 10,000 ये बन जाएगा 150,000। टोटल एक्सपेंस, टोटल अर्निंग उसकी फाइंड करनी है, तो टोटल अर्निंग फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे ये 0 0 5 8 5 और 3 8 प्लस 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर इसका आएगा ए ऑप्शन 28850। In 103 question, to make chicken and mushroom pie, Miss Aisha requires 550 gram of chicken and 125 gram of mushrooms. Express the mass of mushroom as a percentage of the mass of chicken. चिकन और मशरूम की परसेंटेज फाइंड करनी है कि इनकी परसेंटेज क्या बनती है। हमारे पास 550 ग्राम जो है वो चिकन है और 125 ग्राम मशरूम है, तो इसकी जब हम परसेंटेज फाइंड करनी है तो यह आ जाएगा 125 ओवर 550 और परसेंटेज है तो इंटू 100%। यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती है, कैंसिल कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 के टेबल में कट जाता है 11 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 बन जाएगा और 250 को हमने डिवाइड कर देना है 11 से, तो 11 2 22, 3 रिमाइंडर आएगा 30 हो गया, 11 2 22, बाकी 8 बच जाएगा। अब हमें आंसर चाहिए करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। ये 22 और नीचे 8 बच गए, हम डेसिमल लगाएंगे और नीचे 0 लगा देंगे, 11 7 77, तो 22 से राउंड हमने करना है तो ये राउंड अप हो जाएगा, मीन 23, सो डी ऑप्शन इज द आंसर। वैसे भी 22 जो है वो उसमें 81 क्रॉस हो जाएगा, करीब नहीं है, 19 भी 440 भी, तो एक ही ऑप्शन बचती है जो 22 के नियरेस्ट है एंड दैट इज 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन में 104 में अ शॉपकीपर सोल्ड अ पेयर ऑफ शूज फॉर 176, he made a profit of 10%, calculate the cost price of the shoes। अब उसके शूज की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और प्रॉफिट पे है जो उसने सेल किया है, इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस जो है 176 से कम होगी और वो 10% कम होगी। तो अगर हम 176 ही की बात करें तो इसका 10% जो 17 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो 176 से 17 कम अगर हम बात करें तो वो हमारे पास ये दो फिगर्स आती हैं, एक सी ऑप्शन है और एक डी ऑप्शन है। ये जस्ट हमारे लिए आइडिया के लिए हमने ये बात की थी कि 170 का 10% लेना है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है और जबकि प्रॉफिट ये परसेंटेज होती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है जो कि हमें फाइंड करनी है। सो हम इसको बैक सॉल्व करते हैं। अब हम 10% जो हमारे पास दो ऑप्शन लिए हमने, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इनका 10% ऐड करते हैं, जिसका आंसर ऐड करने 176 आ जाएगा
वो हमारा आंसर होगा। अब 160 का 10% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, और अगर 16 को 160 में ऐड कर दिया जाए तो ये आंसर 176 बन जाता है। इसका मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 160 इज द कॉस्ट प्राइस, और उसमें 10% ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस उसकी 176 बन जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इनलेट पाइप कैन फिल द पूल इन 6 आवर्स while an outlet pipe can empty the pool in 12 hours। अब इस पूल के अंदर दो पाइप्स हैं, एक इनलेट पाइप है इन करने के लिए पानी को जो कि 6 आवर्स में फुल कर सकता है, और एक आउटलेट पाइप है जो कि खाली करने के लिए, एम्प्टी करने के लिए 12 आवर्स में एम्प्टी कर सकता है। अब 1 आवर में यूनिट टाइम में कितना फिल करेगा और कितना एम्प्टी करेगा। यूनिट टाइम में फिल करने के लिए पाइप जो है वो 1/6 फिल करेगा, और एम्प्टी करने वाला पाइप जो है वो 1/12 उसको एम्प्टी कर देगा, माइनस कर देगा यानी। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 एलसीएम आएगा, 6 से डिवाइड करते हैं आंसर 2 आएगा, और 12 से डिवाइड करें आंसर 1 आएगा। ये बन गया 1/12। तो 1/12 फिल होगा 1 घंटे में। टाइम लेना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/12 का रेसिप्रोकल 12 होता है, विच इज ए ऑप्शन। इन क्वेश्चन 112 a firm produces 220 units of goods which cost an average 8.25 rupees each, produces and sells them at 995 rupees। What is the profit? अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। एक यूनिट की कॉस्ट प्राइस है 8.25 और इसे सेल किया जाता है 9.95 पे, तो एक यूनिट का हम प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। एक यूनिट का प्रॉफिट हमारे पास आता है 1.70 एक यूनिट का प्रॉफिट है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 220। तो इसको 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे 220 मल्टीप्लाई 1.7, और ये डेसिमल खत्म करने के लिए ये नीचे 0 आ जाएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। 22 को इसका मतलब हमने 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 टू द 34, तो हमारे पास ये ए ऑप्शन आ जाएगा 374। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 374 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ लेडी is 5 years younger than her husband and he is 5 times as old as his daughter। हस्बैंड जो है वो 5 years डॉटर से ओल्डर है, और जो उसकी वाइफ है वो उससे 5 years यंगर है। जबकि हमें यहाँ पे गिवन है शी वॉज 5 years old 3 years ago, 3 साल पहले उसकी एज 5 years थी, तो इसका मतलब इसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज आ गई 5 + 3 8 years आ गई। इसका 5 टाइम जो है वो उसके हस्बैंड की एज है, हस्बैंड इज 5 टाइम, इसका मतलब हस्बैंड इज 40 years old एंड लेडी इज 5 years यंगर, तो 40 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 35। तो 35 years older is the lady and that is C option। नेक्स्ट क्वेश्चन में each packet of washing powder carries a token and 4 token can exchange by free packet। हर पैकेट में से एक टोकन फ्री टोकन निकलता है, और हर 4 टोकन्स पे हमें एक फ्री पैकेट मिल सकता है। हाउ मेनी फ्री पैकेट्स विल आई रिसीव इफ आई बाय 64 पैकेट्स। अब 64 पैकेट्स बाय किए, हर 4 पैकेट पे एक फ्री पैकेट निकलता है, तो इसको 4 पे डिवाइड कर दिया, आंसर इज 16। सो इसका मतलब 16 पैकेट्स उसको मिलेंगे फ्री में। अब ये 16 पैकेट से अगेन हमारे पास इनमें से टोकन निकलेंगे, तो इनको फिर हम यहाँ पे इनसे हम फ्री पैकेट्स ले सकते हैं। तो हर जो 16 पैकेट्स हैं उनमें से हमें कितने फ्री पैकेट्स मिलेंगे, तो अगेन 4 पे डिवाइड कर दिया, 4 को पे डिवाइड करेंगे आंसर 4 आ जाएगा। सो 4 मजीद हमें फ्री पैकेट्स मिल जाएंगे, और इन 4 फ्री पैकेट्स से अगेन हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 टोकन से एक नया पैकेट मिल जाएगा। इसको 4 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, तो 1 ये मैं फ्री पैकेट, ये 4 और ये 16, ये सब मिलके हमें टोटल इन ओवरऑल 21 फ्री पैकेट्स हम जो है वो ले सकते हैं if we buy 64 packets of washing powder। In a fort there is a provision for 1000 men for 8 days। How long will the fort now last if 600 more men join the fort? तो हमारे पास यहाँ पे 1000 मैन के लिए 8 डेज के लिए फूड है, 1000 के लिए 8 डेज, और 600 अगर मोर आ जाए मीन 1600 के लिए कितने डेज के लिए फूड सफिशिएंट होगी। ये मैन और डेज में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, और इनवर्स प्रोपोर्शन में हम यहाँ पे स्टेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई 8, और ये 1600 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा x का डिवाइड बाय 1600। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे,
8 2 are 16 and 2 5 are 10। सो 5 डेज के लिए सफिशिएंट होगी ये फूड, जो कि 1000 मैन के लिए 8 डेज के लिए सफिशिएंट थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में एक सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, तो सीक्वेंस में हमारे पास हम देख सकते हैं सी के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद आई और आई के बाद एम है। तो सी के बाद डी हमारे पास बगैर किसी स्किपिंग के है, कोई गैप नहीं है, लेकिन डी और एफ के दरमियान में ई लेटर हमने स्किप किया है। एफ और आई के दरमियान में जी और एच 2 लेटर स्किप किए हैं। आई और एम के दरमियान में आई, जे, के और एल 3 लेटर स्किप किए हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है एम और नेक्स्ट लेटर के दरमियान 4 लेटर स्किप किए जाएंगे, एन, ओ, पी, क्यू, ये स्किप करेंगे एन, ओ, पी, क्यू। तो आर हमारे पास नेक्स्ट लेटर आएगा। आर ऑप्शन में ए में है, बी में है, सी और डी क्रॉस हो जाएंगी। अब हमें नेक्स्ट सेकंड देखना है। जी के बाद है आई, जी के बाद एच, एक लेटर स्किप है और आई आ गया। आई के बाद है एल, आई के बाद जे एंड के 2 लेटर स्किप हैं। एल के बाद पी, एल के बाद एम, एन, ओ 3 लेटर स्किप हैं। पी के बाद यू में 4 लेटर स्किप हैं और यू के बाद 5 लेटर स्किप करेंगे। तो यू के बाद 5 लेटर स्किप करें तो यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी, ये 5 लेटर स्किप करें तो लेटर आएगा नेक्स्ट ए। तो आर ए मीन्स ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास ये सीक्वेंस है, इसमें 3 लेटर्स का सीक्वेंस है। तो हमारे पास ये फर्स्ट लेटर जो है पी, आर, टी, वी, एक्स और फर्स्ट लेटर यहाँ पे इनका एक सीक्वेंस होगा। पी के बाद क्यू छोड़ दें आर आ जाता है, आर के बाद एस छोड़ दें टी आ जाता है, टी के बाद यू छोड़ दें वी आ जाता है, वी के बाद डब्ल्यू छोड़ दें एक्स आ जाता है और एक्स के बाद वाई छोड़ेंगे तो जी आ जाएगा। तो जी से स्टार्ट होता है एक ए ऑप्शन और एक सी ऑप्शन, लिहाजा बी एंड जी क्रॉस कर देंगे। अब इसमें दोनों ऑप्शन जो बच गई हैं ए एंड सी, इनमें जो सेकंड लेटर वो भी डिफरेंट है और थर्ड लेटर वो भी डिफरेंट है। हम किसी एक लेटर को ट्राई कर लेंगे। सपोज हम सेकंड लेटर को ट्राई करते हैं। सेकंड लेटर हमारे पास यहाँ पे ओ के बाद क्यू आता है, तो ओ के बाद पी मिस हो गया, क्यू आ गया। क्यू के बाद हमारे पास यहाँ पे है जी एस, तो क्यू के बाद हमारे पास आर स्किप करें तो एस आ जाता है, एस के बाद टी स्किप करें यू आ जाता है, यू के बाद वी स्किप करें तो डब्ल्यू आ जाता है, डब्ल्यू के बाद एक्स स्किप करें तो वाई आ जाएगा। तो जी वाई हमारे पास ए ऑप्शन में है, तो ए इज द आंसर। इफ 4 people say hello to each other once, how many times the word hello is spoken? तो अब हर बंदे ने दूसरे को हेलो बोलना है, जिसका मतलब हर पर्सन जो है वो 3 टाइम हेलो बोलेगा अदर 3 persons को। तो हर पर्सन 3 टाइम हेलो बोलेगा। देयर आर 4 person, तो 4 into 3 आंसर इज 12 एंड 12 इज सी ऑप्शन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है n into n minus 1 नंबर ऑफ हेलो वर्ड्स का। तो n यहाँ पे 4 था तो 4 into 4 minus 1 तो 12 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ये फर्स्ट 2 हमारे पास फैक्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, और थर्ड जो हमारे पास है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट है। इस थर्ड स्टेटमेंट के बारे में हमने बताना है कि वेदर इट इज ट्रू, फॉल्स और अनसर्टन और नथिंग, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फैक्ट है बैटरी एक्सिस लास्ट लॉन्गर देन वाई, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई। सेकंड फैक्ट में हमें बताया हुआ है बैटरी वाई डजंट लास्ट एज लॉन्ग एज जी, इट मींस वाई जो है वो एज लॉन्ग एज जी नहीं है, जी जितने उसकी वैल्यू नहीं आती उसका टाइम नहीं है, इट मींस वाई इज स्मॉलर देन जी। अब इनको कंपेयर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए ये दोनों साइन जो दरमियान में है लेस देन ग्रेटर देन के सेम होने चाहिए। सो हम इनको रीराइट कर लेते हैं। फर्स्ट को हम एज इट इज लिख लेंगे, एक को चेंज करना है सिर्फ, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। सेकंड में हम इसको चेंज कर लेते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो ये बन जाएगा z इज ग्रेटर देन y। अब हमारे पास यहाँ पे इसमें ये लेस देन के साइड के स्मॉलर साइड पे दोनों जो लेटर्स है वो सेम है, y दोनों में एक ही साइड पे आ गया स्मॉलर साइड पे। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई जो कॉमन लेटर है वो एक ही साइड पे आ जाए दोनों में रिलेशंस में, स्मॉलर साइड पे या दोनों में ग्रेटर साइड पे, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो मोस्टली अनसर्टन होती है, अनलेस के वहां पे जो हमारे पास ये जो y आया है जो कि कॉमन है दोनों में, हमारे पास यहाँ पे ये y, इसका जिक्र हमारे पास ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है थर्ड वाली इसके अंदर मौजूद हो। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे ये सिर्फ z का जिक्र है या x का जिक्र है, यहाँ पे y की कोई बात नहीं है, लिहाजा यहाँ पे ये जो सर्टन वाली बात थी वो खत्म हो जाएगी।
तो यहाँ पे ये जब भी एक साइड पे आएगा तो ये अनसर्टन होगा, हमारे पास ये सी ऑप्शन बनता है, अनलेस के इसका जिक्र जो है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में हो। सो आंसर इज सी ऑप्शन। तो ये थे हमारे मीडियम लेवल क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ। तारिक कैन डू द टेलरिंग जॉब इन 6 hours, Sajid does same job in 4 hours, Irfan does in 8 hours, Tariq and Said start the job and Sajid leaves after 2 hours। अब यहाँ पे हमारे पास तारिक जो है उस काम को 6 hours में कंप्लीट कर सकता है, साजिद जो है उसे 4 hours में कंप्लीट कर सकता है। अब तारिक एंड साजिद दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं, तो इट मीन वो दोनों मिलके कितना काम करेंगे 1 घंटे में। तारिक 6 hours में कंप्लीट करता है 1 hour में 1/6, साजिद 4 hours में कंप्लीट करता है 1 hour में 1/4 आ जाएगा। प्लस कर देंगे, दोनों ने मिलकर शुरू की है, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा इसका एलसीएम 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर 3 आ जाएगा, ये बन गया 5/12। तारिक एंड साजिद मिल के जो है वो 5/12 पार्ट ऑफ द वर्क जो है वो 1 hour में कंप्लीट कर सकते हैं। आफ्टर 2 hours साजिद लीव्स, इसका उन्होंने 2 घंटे काम किया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हमारे पास इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/6। इट मीन्स दे हैव कंप्लीटेड 5/6 ऑफ द वर्क इन 2 hours ऑफ द टाइम। अब साजिद ने उसको छोड़ दिया एंड इरफान रिप्लेसेस हिम, इरफान ने उसको रिप्लेस किया, और अब इरफान जो है और तारिक के साथ मिलके इस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेंगे। हमें ये फाइंड करना कि ये रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो अब हम पहले फाइंड करते हैं कि इरफान एंड तारिक जो है वो 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं। इरफान 1 घंटे में 1/6 काम कर सकता है, तारिक जो है और इरफान जो है वो 8 hours में कंप्लीट करता है, तो 1 hour में 1/8 कंप्लीट करेगा। दोनों मिलके ऐड कर देंगे, एलसीएम लेंगे इनका, 24 आ जाएगा 8 और 6 का। 24 को 6 पे डिवाइड करें आंसर 4 आता है, 24 को 8 पे डिवाइड करें आंसर 3 आता है, तो आंसर आ गया 7/24। अब तारिक एंड इरफान दोनों मिलके 1 घंटे में 7/24 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, बट वर्क कितना काम बाकी है, 5/6 कंप्लीट हो चुका है, 6 में से 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो रिमेनिंग वर्क है रिमेनिंग वर्क वो 1 में से माइनस कर देंगे 5/6 को, 1 - 5/6, तो आंसर आ जाएगा 1/6। तो 1/6 वर्क जो है ये अनफिनिश्ड है, इसको कंप्लीट करना है। अब तारिक एंड इरफान जो है वो 7/24 इतना काम कर सकते हैं इन 1 hour टाइम, हमें टाइम फाइंड करना है, तो यूनिट वर्क कितने में खत्म करेंगे, तो 1 को 7/24 से डिवाइड कर देंगे, जो कि बन जाएगा 24/7। अब हमें यहाँ पे रिमेनिंग वर्क कितना है, वो 1/6 है, तो 1/6 में यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से, तो ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/7। सो 4/7 hours का टाइम रिक्वायर्ड है टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे 4/7 नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको 4/7 को हम डिवाइड कर लेते हैं। चूंकि नंबर्स में 4 7 से स्मॉलर है, लेकिन आंसर में कोई भी चीज़ जो है वो डेसिमल में 1 से कम नहीं है, 0 और 1 के दरमियान में। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आवर्स को मिनट में चेंज कर लेते हैं, ये आवर्स थे मिनट में चेंज करते हैं, तो आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 240। 240 को अब हम 7 पे डिवाइड कर देते हैं, 7 पे, तो 7 3 are 21, 24 में से माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, ऊपर से 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा, 7 4 are 28। अभी रिमेनिंग जो हमारे पास 2 आ गया, इसका मतलब इसका आंसर 34 नहीं हो सकता, और फिर हम यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लगा देते हैं, 7 2 are 14, सो इसका मतलब आंसर इसका 34.5 भी नहीं हो सकता और 34.17 भी नहीं हो सकता, सो आंसर इज बी ऑप्शन, 34 minutes 17 seconds. First pipe can fill a pool in 1.5 time as fast as second pipe. When both pipes are open, they can fill in 6 hours. How long will it take to fill the pool if only slower pipe is used? हम हमारे पास यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, हमें चूंकि फाइंड करना है स्लोअर पाइप कितने टाइम में फिल करेगा, तो हम यहाँ पे स्लोअर
पाइप जो है उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि वो x आवर्स में फिल करेगा। अब 1 आवर में कितना फिल करेगा, ये 1/x बन जाएगा। अब फास्टर पाइप हमारे पास इसी तरह से, अब स्लोअर पाइप जो है वो 1/x फिल करता है 1 आवर में, तो फास्टर पाइप इसका 1.5 टाइम फिल करता है। इसका मतलब फास्टर पाइप फिल करेगा 1.5 इंटू 1/x, मीन 1.5 ओवर x आ जाएगा। अब ये दोनों पाइप मिलके इसको 6 आवर में फिल कर सकते हैं, तो फर्स्ट पाइप 1 आवर में फिल करता है 1/x, सेकेंड पाइप फिल करता है 1.5 ओवर x, दोनों मिलके 6 आवर में फिल करते हैं, तो 1 घंटे में कितना फिल होगा, पूल 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 1 ओवर x प्लस 1.5 ओवर x, ये 1 प्लस 1.5 ये बन जाएगा 2.5 ओवर x इक्वल्स टू 1/6। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई 6, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 15 आवर्स। 15 आवर्स इज ऑप्शन ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। Next question 99 number. Majid had to travel 156 km in his car. He stopped to buy fuel when he had traveled 3/4 of the journey. How far did he still have to travel? मजीद में 156 किलोमीटर ट्रैवल करना है, अभी उसने 3/4 इसका ट्रैवल किया है। हमें फाइंड करना हाउ फार डिड ही स्टिल हैव टू ट्रैवल, कितना उसको ट्रैवल करना है। क्योंकि 3/4 उसने ट्रैवल कर लिया है, इसका मतलब जो उसने अभी ट्रैवल करना है वो 1/4 होगा। 1/4 किसका, 156 किलोमीटर का, तो 156 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 पे इसको कैंसिल कर सकते हैं। 4 3 12, 4 9 36, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन 39 किलोमीटर। अभी इसको स्टिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन buys 5 kg meat at 500 per kg. In addition, for every kilogram of meat purchased, he has to pay consumption tax 6% on the selling price. Calculate the total amount of money that he has to pay. अब यहाँ पे हमारे पास 5 kg मीट है और उसकी प्राइस है पर kg 500, तो इसका मतलब मीट प्राइस टोटल जो हो जाएगी वो 5 इंटू 500, मीट की टोटल प्राइस हमारे पास आ जाएगी 2500। अब इस 2500 पे 6% उसको कंजम्पशन टैक्स पे करना है, ये मीट प्राइस था। अब टैक्स उसको पे करना है इस पे 6%, तो 2500 इंटू 6% मीन 6/100, ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो 150 का उसको टैक्स पे करना है इन एडिशन टू 2500। तो 2500 में ये 150 ऐड कर देंगे, हमारे पास ये आंसर बनेगा 2650, means D option. Sana picked 6 kg apples. She used 3.5 kg for cooking and 3/5 of the remaining for eating. उसने 6 kg टोटल परचेज किए, जिसमें से 3.5 kg उसने कुकिंग के लिए यूज कर लिया, तो 6 में से 3.5 kg माइनस कर दें, ये बचेगा 2.5 kg एंड 2.5 kg का उसने 3/5 जो है वो कंज्यूम कर लिया, ईटिंग के लिए यूज कर लिया, तो इसको हम 3/5 कर देते हैं। 22.5 को हम यहाँ पे 5 पे काटेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, जिसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1.5। सो 1.5 उसने जो है केजी वो उसने ईटिंग के लिए यूज किया है 2.5 केजी में से। अब 2.5 केजी में से 1.5 केजी अगर उसके पास उसको माइनस कर दिया जाए तो उसके पास बचेगा 1 केजी। जो 1 केजी रिमेनिंग बचा था वो उसने उसको दे दिया बैगर को। द एप्पल्स लेफ्ट वर गिवन टू बैगर, जो एप्पल्स बच गए तो वो बैगर को दे दिए। हमें फाइंड करना है व्हाट वेट ऑफ द एप्पल्स गिवन टू बैगर, बैगर को कितना दिया गया, 1 केजी दिया गया, 1 केजी इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस क्वेश्चंस आ गए। हमारे पास यहाँ पे ये सीक्वेंस हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, अल्फाबेट्स जो है वो ऑर्डर उनका सेम नहीं है, लिहाजा यहाँ पे ये एक ऑल्टरनेट सीक्वेंस है, यानी कि 2 सीक्वेंसेस का मर्जर है। ये फर्स्ट लेटर, उसके बाद ये जे के बाद एच, एच के बाद मिसिंग लेटर और मिसिंग के बाद डी, ये एक सीक्वेंस बनाता है जे एच मिसिंग लेटर एंड डी। अब हमने यहाँ पे मिसिंग लेटर फाइंड करना, हम देखते हैं यहाँ पे जे और एच के दरमियान आई एच आई जे एक लेटर का यहाँ पे गैप है। इसी तरह से डी
के बाद एक लेटर अगर हम ई को स्किप कर दें तो हमारे पास एफ आता है, और एफ के बाद एक लेटर जी को स्किप कर दें तो एच आ जाता है। तो इसका मतलब डी के बाद एक लेटर स्किप करने से हमारे पास एफ आएगा, एफ के बाद एक लेटर स्किप करने से एच आएगा, एच के बाद एक लेटर स्किप करने के बाद जे आता है। सो रिक्वायर्ड लेटर इज एफ एंड एफ इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, उसके अंदर हमारे पास है जी 2 3 4 12 6, अगेन फ्लक्चुएशन आ गई, इसका मतलब ये भी हमारे पास ऑल्टरनेट सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, लेकिन नेक्स्ट लेटर है इसके 10 के फौरन बाद आता है, यहाँ पे एक एक लेटर छोड़ के हमारे पास, तो इसका मतलब इसकी टर्न नहीं है। हमें जो लेटर फाइंड करना है उसका सीक्वेंस बनता है 3 12 23 36 और नेक्स्ट नंबर जो मिसिंग है वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे 3 और 12, 3 में 9 ऐड करें तो 12 होता है, 12 में 11 ऐड कर दें तो 23 होता है, 23 में 13 ऐड करें तो 36 होता है। तो ये 9 11 13 ये ऑड नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 36 प्लस 15 51। सो 51 इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट सीक्वेंस में 120 58 191 और दरमियान में मिसिंग नंबर है हमारे पास। अब अगर हम इनका डिफरेंस लें 20 में से 1 माइनस करें तो ये 19 होता है, उसके बाद 58 में से अगर हम 20 माइनस करें तो ये हमारे पास आंसर 38 आता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये 19 और ये 19 का डबल 38, और अगर हमारे नेक्स्ट हमारे पास 57, इसका मतलब यहाँ पे हम 58 में अगर 57 ऐड करें, यहाँ पे हमने 19 ऐड किए, यहाँ पे हमने 38 ऐड किए, तो अब हम 57 अगर ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे नंबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे 58 में 57 ऐड कर देते हैं जो कि 19 का 3 टाइम है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 115 आ जाएगा। और 115 में अब इसके बाद इसका मतलब ये हुआ 115 माइनस 58, तो ये डिफरेंस हमारे पास बनता है 57। इसी तरह से 191 में से 115 अगर हम माइनस करें तो ये डिफरेंस हमारे पास आता है 76। अब ये 38 जो ये 19 का 2 टाइम है, 57 19 का 3 टाइम है, और 76 19 का 4 टाइम है। इसका मतलब ये हमारा सीक्वेंस जो है फॉलो हो रहा है, और इट मीन्स मिसिंग ऑप्शन इज बी ऑप्शन 115। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेटिक सीक्वेंस है SSMTW। यहाँ पे ये अल्फाबेट सीक्वेंस किसी पैटर्न में नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ये वीक डेज के स्टार्टिंग लेटर्स हैं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड नेक्स्ट विल बी थर्सडे, एंड थर्सडे इज सी ऑप्शन। 2 10 26 50 एंड 122, इसमें हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है। यहाँ पे हम पहला नंबर हमारा 2 है, 2 को लिख सकते हैं 1 + 1। सेकंड नंबर हमारे पास 10 है, 10 को लिख सकते हैं 9 + 1। फिर 26 है, 26 को लिखा जा सकता है 25 + 1। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 50 है, 50 को लिखा जा सकता है 49 + 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सबके अंदर एक तो 1 ऐड हो रहा है। सेकंड ये जो नंबर है 1 9 5 25 49 ये स्क्वेयर्स हैं, ये 1 का स्क्वेयर है +1, 9 जो ये 3 का स्क्वेयर है +1, 25 5 का स्क्वेयर है +1, 49 7 का स्क्वेयर है +1। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये +1 है सारे। नेक्स्ट हमारे पास ऑड नंबर 9 होगा, 9 का स्क्वेयर +1, तो 9 का स्क्वेयर 81 होता है, 81 में 1 ऐड करेंगे 82, 82 मीन्स सी ऑप्शन। इसी तरह ये 122 ये 11 का स्क्वेयर +1 होता है, तो ये 122 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 6 26 4 26 है हमारे पास। यहाँ पे 6 का 4 टाइम जो है वो 24 होता है, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया हमने और 24 बनता है, तो 2 का डिफरेंस यानी कि +2 कर दें। सो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं इस तरह से 1 × 4 + 2, तो ये 6 बन जाएगा। अब 6 × 4 + 2 करेंगे
तो ये 26 हो जाएगा, 6 4 और 24 प्लस 2 26 बन जाएगा। 26 मल्टीप्लाई 4 तो ये हमारे पास बनेगा 104। 104 में 2 ऐड करेंगे तो 106 आ जाएगा। अब 106 को 4 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करना है। 104 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 424 हो जाएगा और 2 ऐड करेंगे तो 426। तो 426 हमारे पास ये नंबर आ गया। इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करना है तो ये हमारे पास बन गया 106 एंड 106 इज डी ऑप्शन। Read the following carefully and answer the following questions. Ali, Babar, Cynthia, Davar, Iman are college students and are in a college weightlifting. Bilal से 3 times ज़्यादा weight lift कर सकता है and Bilal can lift 5 times as much as, और Bilal जो है वो Bilal can lift 5 times as much as Cynthia. हम इसे लिख सकते हैं 5 times C. Cynthia can lift half as much as Davar. So Cynthia C is equals to half as much as Davar mean 1 by 2D. And Davar can half as much as Iman. So D is equals to 1 by 2E. Who lift the most weight? सबसे ज़्यादा वेट किसने लिफ्ट किया है? तब चूंकि हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं अली ने बिलाल से वेट ज़्यादा लिफ्ट किया है। इसका मतलब अली ने बिलाल से ज़्यादा वेट लिफ्ट किया है। बिलाल ने सिंथिया से ज़्यादा किया है, इसको यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं सिंथिया ने दावर से कम वेट जो है वो, तो सी जो है हमारे पास वो लेस देन डी आ जाएगा। सी ने वेट जो है वो हाफ ऑफ दावर लिफ्ट किया तो उससे लेस आ गया। एंड डी दावर ने लिफ्ट हाफ ऑफ ईमान, तो इसका मतलब इसका वेट जो है वो लेस देन ई आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे C इज लेस देन D एंड D इज लेस देन E हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास C का वेट जो है वो C ने सबसे कम वेट लिफ्ट किया है। तो अब हमारे पास जो मोस्ट की ऑप्शन में मिनिमम अगर होता तो वहां पे तो C फिक्स था, तो C से बाकी सब ने वेट ज़्यादा लिफ्ट किया। लेकिन मोस्ट के सूरत में हमारे पास यहाँ पे ये E और A में से आंसर होगा। E और A में से, यानी कि ये बाबर नहीं हो सकता, ईमान नहीं हो सकता। तो अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसके अंदर रिलेशन बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे B का सारा कोफिशिएंट 3 है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इक्वल टू 3B और 3B हमारे पास यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा 51 है। तो जिसका कोफिशिएंट सबसे कम होता है वो वैल्यू में सबसे बड़ा होता है, लिहाजा A इज द हैवीएस्ट, उसने सबसे ज्यादा वेट जो है वो उसने लिफ्ट किया है। सो आंसर इज A ऑप्शन। Read the following instruction carefully and answer the questions from 144 to 147. A family consists of 6 members P, Q, R, X, Y, Z. Q is a son of R. यहाँ पे हम इसका फैमिली ट्री बना लेते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है Q is son of R. तो ये हमारे पास यहाँ पे Q सन है, तो ये मेल बॉक्स बना देंगे। ऑफ R तो हमारे पास यहाँ पे R बना देंगे। बट R इज नॉट मदर ऑफ Q, R Q की मदर नहीं है, इट मीन R इज द फादर ऑफ Q, तो ये R के फादर बनाते हो गए यहाँ पे। P एंड R इज अ मैरिड कपल, R मेल है, P उसके साथ मैरिड कपल है, इट मीन्स P इज अ फीमेल वाइफ ऑफ R। Y इज द ब्रदर ऑफ R, Y जो वो R के ब्रदर है, तो यहाँ पे ये Y इज द ब्रदर ऑफ R आ गया। X इज द डॉटर ऑफ P, X जो P की डॉटर है, तो daughter of P means X is a sister of Q also, or X is a daughter of R also, and then Z is a brother of P, Z जो है वो P का ब्रदर है यहाँ पे, तो ये Z is a brother of P। ये हमारे पास इसका फैमिली ट्री बन गया। अब नाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चंस। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ R? R के ब्रदर इन लॉ ये R है हमारे पास, इसके ब्रदर इन लॉ की बात कर रहे हैं, यानी कि उसके वाइफ का ब्रदर which is Z. So we can say Z is a brother of R, Z is a brother of R mean B option. Next question है who is father of Q? Q के फादर बताने हमने यहाँ पे, तो ये हमारे पास Q और ये Q के फादर is R, so we can say R is a father of Q और R is A option. Next हमारे पास है how many children does P have? P के number of children, X and Q are the children of P. So there are 2 children. 2 children mean B option.
हाउ Q इज रिलेटेड टू X, Q X का क्या लगता है जी, Q is this person and X is this, तो Q is a brother of X, Q is a brother of X means C option. Read the following information carefully and answer the question 148 to 150. An expedition of botanists C, D, E, F, G and H will break into two parties to collect specimens from either highland or lowland rainforest locations, with at least two botanists in each party. They will collect 2 weeks and then meet. They can reconstitute the parties and again proceed with either lowland or highland. ये 6 बोटेनिस्ट हैं टोटल, सी डी ई एफ जी एंड एच, और उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वन फॉर हाईलैंड रेन फॉरेस्ट लोकेशन एंड अदर फॉर लोलैंड रेन फॉरेस्ट लोकेशंस. तो हमारे पास यहाँ पे इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, हाई एंड लो रेन फॉरेस्ट लोकेशंस. और ये 2 वीक्स पे ये एक्टिविटी लॉन्ग है, तो और वो 2 वीक्स के बाद रीजॉइन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और हर पार्टी में हमारे पास यहाँ पे बताया गया कि एटलीस्ट 2 पर्सन्स होंगे. तो अब हम चलते हैं इसकी कंडीशंस की तरफ. फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, एज मे नॉट चेंज इट्स लोकेशन. 2 वीक्स के बाद यहाँ पे जो हमें बताया गया कि वो रीयूनाइट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन एज जो है वो अपने लोकेशन चेंज नहीं करेगा. इफ ही इज वर्किंग फॉर हाईलैंड देन ही विल कंटिन्यू फॉर द सेम, और ऑन अदर हैंड अगर वो लो लैंड के लिए काम कर रहा है तो उसके लिए कंटिन्यू रखेगा, चेंज नहीं करेगा. नेक्स्ट हमारे पास है डी मे नॉट वर्क फॉर लो लैंड लोकेशंस. लो लैंड लोकेशंस के लिए डी जो है वर्क नहीं करेगा, सो हम यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं. तो डी इट मीन्स डी विल वर्क फॉर हाईलैंड लोकेशंस, उसी के लिए काम करेगा वो, बेशक फर्स्ट वीक में काम करे या सेकेंड वीक में काम करे. देन हमारे पास नेक्स्ट है जी, सी एंड ई आर मेडिकल स्किल्स. सी एंड ई हैव मेडिकल स्किल्स, सो दे मस्ट वर्क इन डिफरेंट लोकेशन. सी और ई जो है दोनों डिफरेंट लोकेशंस पे काम करेंगे. हम इसको यूं लिख लेते हैं, सी ई, ये सर्कल कर देते हैं कि ये सेम लोकेशन बट दे आर नॉट वर्किंग इन द सेम लोकेशन, सो हम इसे क्रॉस कर देंगे. और लास्ट हमारे पास कंडीशन है, सी मस्ट वर्क विद एफ हर मेंटोर. सी जो है वो एफ के साथ उसने काम करना है क्योंकि वो उसका मेंटोर है. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते सी एफ और इसको सर्कल कर दिया, मीन्स दे विल वर्क टुगेदर. तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन, इसको यूज करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. अब इस क्वेश्चन में इफ सी एंड एच एंड 2 अदर गो टू लो लैंड लोकेशन. अब सी और एच दोनों जो है वो लो लैंड लोकेशन में गए हैं, सी एंड एच, और हमें ये मालूम है कि सी के साथ एफ जो है वो मस्ट काम करता है, सो एफ विल आल्सो वर्क इन द लो लोकेशंस. थर्ड थिंग हमें ये मालूम है कि सी एंड एच के साथ 2 और पर्सन्स हैं, तो अभी ये टोटल 3 पर्सन हमें सी एफ एंड एच. इट मीन जो 1 मोर पर्सन होगा वो जी होगा, क्योंकि सी एंड ई विल वर्क इन अपोजिट लोकेशंस. अगर सी लो लैंड के लिए काम कर रहा है तो ई विल वर्क फॉर द हाईलैंड लोकेशंस. तो अब हाईलैंड के ये 2 हो गए, 6 लैंड के ये 4 पूरे हो गए, 2 + 4 6 हो जाते हैं. तो एफ और सी जो है लो लैंड के लिए हैं, तो ई मस्ट बी ऑन हाईलैंड. और एच, सी और एच के साथ, सी के साथ एफ होना मस्ट है, और जब सी और एच के साथ एफ लगा के हमारे पास ये 4 पर्सन बनाने हैं, इसका मतलब वहाँ पे जी भी लो लैंड में ही काम करेगा. और उसने पूछा विच ऑफ द अदर 2 मस्ट वर्क, और वो अदर्स 2 सी और एच के अलावा जो अदर 2 हैं वो हैं जी जी एंड एफ और एफ एंड जी, और एफ एंड जी हमारे पास यहाँ पे ई ऑप्शन है. विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ पार्टी एंड लोकेशंस इज नॉट पॉसिबल इफ द पार्टीज हैव 3 मेंबर्स ईच. इस क्वेश्चन में इसने कहा कि यहाँ पे 3 पर्सन जो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल विद द लोकेशन इफ 3 पर्सन आर इन ईच पार्टी. अगर हर पार्टी में 3 पर्सन होंगे तो इसका मतलब डी जो है वो मस्ट है हाईलैंड के लिए, तो हाईलैंड के अंदर जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसके अंदर डी मस्ट होना चाहिए. ये हमारे पास हाईलैंड है, इसके अंदर डी मौजूद है, लिहाजा ये पॉसिबल है. ये हाईलैंड के लिए हमारे पास ऑप्शन दी हुई है, इसमें डी नहीं है. डी नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज 3 पर्सन हर लोकेशन पे होना मस्ट है,
और हाईलैंड पे डी चूंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मस्ट है वहां पे, लिहाजा जो हाईलैंड का कॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर डी होना मस्ट है। तो ये ई ऑप्शन के अंदर भी डी मौजूद है, लिहाजा ये भी पॉसिबल है। बट जो डी के अंदर डी नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। हमें यही बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, सो आंसर इज डी ऑप्शन। आफ्टर 2 weeks the parties meet and only one botanist changed the party. The one who changes must be. 2 weeks के बाद जब पार्टी दोबारा मिली है तो उनमें से एक बोटेनिस्ट जो है, ओनली वन, उसने अपनी लोकेशन चेंज की है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द ऑल जो है उन्होंने सेम वही रखी है, रही है, उनकी कोई चेंज नहीं आई है। हमने बताना कि जो वन चेंज जिसने किया उसका वो कौन है। अब हमें ये मालूम है कि एज की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, लेकिन एज यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में भी नहीं है, किसी ऑप्शन में एज नहीं है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे डी जो है वो मस्ट वर्क फॉर हाईलैंड, लिहाजा वो उसकी लोकेशन भी चेंज नहीं होगी, हाईलैंड पे है तो हाई पे रहेगा। इसका मतलब डी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी, क्रॉस कर देंगे। देन हमारे पास ओनली वन बोटेनिस्ट चेंज, सी और एफ जो है ये दोनों इकट्ठे होते हैं जहां पे भी होते हैं, तो अगर सी चेंज करेगा तो एफ भी चेंज करेगा। लेकिन चूंकि एक ही चेंज हुई है, सिंगल चेंज है, इसका मतलब उसमें सी या एफ का कोई रोल नहीं होगा। इट मीन सी को भी क्रॉस कर देते हैं, सी भी पॉसिबल नहीं है उसके अंदर, और उसके अंदर एफ भी पॉसिबल नहीं है। अब जब सी और एफ चेंज नहीं किया है, सी अगर हाईलैंड पे था तो हाईलैंड पे है, लो लैंड पे था तो वो लो लैंड पे है, लेकिन ई उसके अपोजिट आ रहा है। क्योंकि सी फिक्स है, लिहाजा ई भी फिक्स होगा, जिस भी साइड जगह पे होगा, वो लो लैंड पे हो या हाईलैंड पे हो, ये दोनों आपस में फिक्स करते हैं एक दूसरे को। इट मीन्स ऑप्शन में ई भी नहीं होगा, तो हमारे पास एक ही चांस बनता है, वो है जी। जी चेंजेस हर लोकेशन आफ्टर 2 weeks, जी ने लोकेशन चेंज की है। तो ये था हमारा आज का ये वाला लेक्चर मॉक टेस्ट। तो इसको नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए इंशाल्लाह मैं सुबह अपलोड करूंगा नेक्स्ट वाला मॉक टेस्ट। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।